नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी को गुड मॉर्निंग। जितने बच्चे जुड़े हैं सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो सेशन है, आज मैं आप सबके सामने जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो गणितीय संक्रियाओं से जो रिलेटेड है, उन क्वेश्चनों को आज हम लोग जो है करने का प्रयास करेंगे। और ये जो टारगेट है हमारा इस समय यूपी स्पेशल का टारगेट है और उसी को हम लोग लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रीजनिंग अब तैयारी जो है यहाँ पर यूपीपी की है, सीएसएससी सीएचएसएल नहीं लिखा होना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, उसी को हमको जो है लेकर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए सभी लोग और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि आज हमारे सामने यहाँ पर कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप सबको पता है कि आपकी जो है दो क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, एक सुबह 9 बजे और एक आपकी दोपहर की 12 बजे। तो दोनों क्लासों में आपको जो है आना भूलना है, क्योंकि दोनों जो है आपके जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्लासें होती है। यहाँ पर हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ पर हम लोग मिक्स प्रैक्टिस करते हैं। तो दोनों को आपको साथ में लेकर चलना होगा, क्योंकि क्लासेज जो है वो आपको जो है आधा घंटे की इसलिए प्रोवाइड की जा रही है कि आप लोग आसानी से जो है इतना काम कर सको, इसमें कभी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को ना आए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी का 6.0 बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का, जीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, उसकी कुछ डिटेल और इन्फॉर्मेशन थी। तो सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कह रहा है कि राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है। यदि उनकी आयों में अंतर 1000 रुपए हो तो राम की आय कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। प्रश्न क्या है कि राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है। तो मान लो जो राम और मोहन की आय का अनुपात है वो 8:3 का अनुपात है। तो मान लो जो राम की आय है 8x है और जो मोहन की आय है वो कितनी है, 3x है। ठीक है, और उनकी आयों में अंतर 1000 है। तो 8x और -3x का जो अंतर है दोनों का, वो किसके बराबर है, वो 1000 के बराबर है। तो 8 में 3 घटाएंगे बचेगा 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5x बराबर 1000। तो 5 दूना 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 200। x की वैल्यू आई 200। तो राम की आय कितनी है, तो राम की आय थी 8x, तो x की जगह हम 200 रख देंगे। तो x की जगह हम 200 रखेंगे तो 8 गुणे कितना हो जाएगा, 200। तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर कितना राम की आय निकल कर आएगी, 1600 रुपए। और 1600 रुपए का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है क्वेश्चन नंबर पहले का, और उन बच्चों का यह प्रश्न क्या होगा, सही होगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था और आशा करता हूं कि इसको करने में आपको जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई होगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और देखते हैं कि यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कैसे पूछता है। प्रश्न कह रहा है कि बी की उम्र ए से 2 गुना बड़ा है लेकिन एफ की अपेक्षा उम्र में आधा है। सी ए की आयु का आधा है लेकिन डी की अपेक्षा 2 गुना बड़ा है। इनमें से कौन सबसे बड़े और सबसे छोटे व्यक्तियों का युग्म है। तो चलो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न कहा कि बी की उम्र ए से 2 गुनी है, यही प्रश्न ने बोला है। तो बी की जो उम्र है वो ए से क्या है, 2 गुनी है। तो बहुत ही शानदार है। तो पहले ए की उम्र आप कुछ एज्यूम कर लो, मान लो ए की उम्र कितनी है, x, और बी की जो उम्र है ए की उम्र का कितना है, 2 गुना। तो बी की जो उम्र हो जाएगी वो कितना, 2x। तो बी की उम्र ए से 2 गुना है लेकिन एफ की अपेक्षा उम्र में आधा है। ठीक है, तो बी जो है, लेकिन जो बी जो है वो एफ की अपेक्षा उम्र में आधा है। तो अगर बी 2x है तो एफ कितना हो जाएगा, 2x। बताओ, बी उम्र से 2 गुना है और एफ का आधा है, तो 4 का आधा 2 हो जाएगा। तो बोलो ये समीकरण बना कि नहीं बना। इसी प्रकार से आपको सोचते चलना है। सी ए की आयु का आधा है, जो सी है वो ए की आयु का क्या है, आधा, और ए की आयु x है तो ए की आयु का आधा x/2 हो जाएगा। सी ए की आयु का आधा लेकिन डी की अपेक्षा 2 गुना बड़ा है, लेकिन डी की अपेक्षा कितना गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। तो यहां पर जो आपका आएगा, तो डी की अपेक्षा कितने गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। तो डी की जो उम्र हो जाएगी वो x बाई कितनी हो जाएगी, 4। तो यहाँ पर डी की अपेक्षा वो 2 गुना बड़ा है। तो इनमें से कौन सबसे बड़ा और सबसे छोटे को प्रदर्शित करता है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर f होगा और सबसे छोटा d होगा। तो ये आ जाएगा f और d। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो पहले वाले में जाएगा। अब देख लीजिए, तो दूसरे का जो आंसर होगा पहला वाला, f और d के रूप में यहाँ पर आपकी चीजें हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको जो सोचते चलना था, रिलेशन को बनाने चलना था, और अगर आप रिलेशन को ऐसे बना पाओगे तो प्रश्न में कुछ नहीं था, आसानी से आपको आंसर भी यहां पर क्या करता, मिल जाता। तो दूसरे का जो आंसर आएगा वो पहला वाला आएगा। तो 2 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
कितनी बतखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं यदि एक बतख के आगे दो बतख और एक बतख के पीछे दो बतख? इस प्रकार से दिया हुआ है। उसने कहा कितनी संख्या में कम से कम कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर यदि एक बतख के आगे दो बतख और बतख के पीछे एक बतख के पीछे दो बतखें हैं तो दो बतखों के बीच में एक बतख हो। बताओ भैया, यहां पर आपको करना है, यहां पर तीन बतख बना लो, एक बतख, दो बतख और तीन बतख। ठीक है, एक बतख ये है, एक बतख ये है और एक बतख ये है। ध्यान से देखना। उसने कहा कितनी बतखें कम से कम एक संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं यदि एक बतख के आगे दो बतख? तो बताओ इस वाली बतख के आगे एक और दो बतख हैं कि नहीं है? ध्यान से समझना, जैसा वो बोलता जाता है बस मैच कराते चलेगा। उसने कहा कि यदि एक बतख के आगे दो बतख, तो एक बतख के आगे ये दो बतख तैर रही है, ये हो गया। मान लो बतख जो है इस प्रकार से इधर जा रही है। ठीक है, ये हो गया। एक बतख के आगे दो बतख और एक बतख के पीछे दो बतख। तो मान लो ये जो बतख सबसे आगे जा रही है इसके पीछे दो बतख हैं, ये वाली, बोलो है कि नहीं? तो एक बतख के पीछे दो बतख और दो बतखों के बीच में एक बतख, तो इन दो बतखों के बीच में ये वाली बतख हो गई। कंडीशन लागू हो गई। तो कह रहा है कितनी बतखें कम से कम संख्या में, तो कम से कम संख्या में कितनी हो सकती है? तीन। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो पहला वाला होगा। और अगर आपने तीसरे का पहला वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न क्या होगा? सही हो जाएगा। कम से कम संख्या में पूछा है, कम से कम। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी में सेना के कुल 1200 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं जिनमें से कुछ जवान और कुछ कप्तान हैं। प्रत्येक 15 जवानों पर एक कप्तान नियुक्त है। बताइए इस समूह में कुल कितने कप्तान हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है। सेंस ऑफ ह्यूमर लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर मान लो कप्तान की संख्या हमें नहीं पता, तो आप एक काम करो, कप्तान की संख्या मान लो x है, कप्तान की संख्या मान लो x है और एक रेलगाड़ी में कुल कितने जवान हैं? 15। तो कह रहा है कि 1200 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं जिसमें से कुछ जवान और कुछ कप्तान है। प्रत्येक 15 जवानों पर एक कप्तान नियुक्त है। तो प्रत्येक 15 जवानों पर, तो प्रत्येक 15 जवानों पर एक कप्तान क्या है? नियुक्त है ना? प्रत्येक 15 जवानों पर एक कप्तान क्या है? नियुक्त है। ये आपको करना है। तो यहां पर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे और कुल संख्या कितनी थी कप्तानों की? x बराबर किसके हो जाएगा? 1200 के। तो ये हो जाएगा 15x और प्लस x बराबर हो जाएगा 1200। 15 और x 1600, तो 16x बराबर कितना हो जाएगा? 1200। तो 4 चौको 16 और 4 3 12, 300। तो x बराबर आएगा 4 7 28 और 4 5 20, 75। तो यहां पर कप्तानों की संख्या कितनी हो जाएगी? 75। ठीक है ना? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा 75। तो यहां पर प्रत्येक 15 जवानों पर एक कप्तान नियुक्त था, ये आपको ध्यान देना था। टोटल सेना में कुल 1200 व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। तो 1200 में से आपको बताना था कि यहां पर आपका जो चीजें कैसे होंगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो थर्ड वाले में जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमसे जो है यहां पर क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि एक टोकरी को सेबों से भरा जा रहा है। टोकरी में सेबों की संख्या प्रत्येक मिनट दोगुनी हो जाती है। ध्यान से देखिएगा, टोकरी में सेबों की संख्या प्रत्येक मिनट में दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में पूरी भर जाती है तो वह आधी कब भरी होगी? बताइए। मतलब यदि टोकरी 1 घंटे में पूरी भर जाती है तो 1 घंटा बराबर होता है कितना? 60 मिनट। 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट। अब आपको आगे सोचना है। उसने कहा, इसमें जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको उल्टा सोचना है। अगर आप सीधे तरीके से सोचोगे तो आपको बड़ा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसने कहा कि टोकरी के सेबों से भरा जा रहा, टोकरी की सेबों की संख्या प्रत्येक मिनट में क्या होती है? दोगुनी। तो मान लो प्रत्येक मिनट में टोकरी की संख्या क्या हो जाती है? सेबों की संख्या दोगुनी भर जाती है। तो मान लो जब 60 मिनट में टोकरी कंप्लीट होती है, तो 60 मिनट में टोकरी कंप्लीट होती है, मान लो 59 मिनट में, 59 मिनट में टोकरी क्या करेगी? आधी भरेगी। क्यों आधी भरेगी? क्योंकि भाई जैसे अगला मिनट होगा तो इसमें टोकरी क्या हो जाएगी? पूरी भर जाएगी। टोकरी क्या करेगी भाई? जस्ट अगले मिनट में दोगुनी हो जाती है। मतलब टोकरी यहां पर जब पूरी भर जाएगी तो यहां पर 59वें मिनट में टोकरी क्या करेगी? तो आधी टोकरी कब भरेगी? तो 59वें मिनट में टोकरी क्या कर जाएगी? आधी भरेगी, क्योंकि जस्ट अगले मिनट में टोकरी क्या हो जाएगी? पूरी भर जाएगी।
आपको 60 मिनट में जब कंप्लीट होती है। तो आपको ध्यान देना है, इसमें थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं। ध्यान से सोचो भाई, 60 मिनट में पूरी भरती है, तो मतलब जब इससे पहले 59 मिनट आया होगा तो इसका मतलब है टोकरी आधी भरी होगी, और जस्ट अगले मिनट में तो क्या करी, टोकरी दोगुना हो गई। दोगुना हो गई तो टोकरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 59वां मिनट रहा होगा उसमें से टोकरी आधी रही होगी, और जस्ट अगले मिनट में दोगुना होकर 60 मिनट में क्या करेगी, टोकरी पूरी भर जाएगी। तो पांचवें का जो आंसर होगा वो चौथा वाला जाएगा। ठीक है, पांचवें का जो आंसर होगा वो चौथा वाला जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में चलने से पहले यहां देख सकते हैं कि हिंदी की बुक, वीडियो की, पेट की कॉम्बो, पेट की बुक, ROR और लेखपाल की कॉम्बो बुक जो आपको यहां पर प्रोवाइड की गई थी, उसकी कुछ डिटेल और यहां पर इंफॉर्मेशन थी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट छठवां कह रहा है कि एक दर्जी को कपड़े के रोल से 10 कमीज के बराबर टुकड़े काटने हैं। 1 मिनट में 48 कमीज के टुकड़े काट सकता है, तो 24 मिनट में वह कुल कितने कपड़े के रोल को काट सकता है। 1 मिनट में 48, तो 24 मिनट में बताना है आपको क्या हो जाएगा। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक दर्जी को कपड़े के रोल से 10 कमीज के बराबर टुकड़े काटने हैं। मान लो दोस्तों, अगर 10 टुकड़े काटने हैं कमीज के, अगर 10 टुकड़े काटने हैं तो 10 टुकड़े काटने के लिए उसको 9 कट लगाने पड़ेंगे। ध्यान से समझना, ये सेंस ऑफ ह्यूमर की बात होती है। उसको कितने कट लगाने पड़ेंगे, 9 कट, क्योंकि जो लास्ट वाला कट बचेगा, अगर जैसे लास्ट वाला कट बचेगा तो जब उसको एक बार काटेंगे तो अपने आप 2 टुकड़े बन जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं। मान लो ये पेन है, ये लास्ट वाला कट है, अगर मैं इसको 20 से काट दूंगा तो ये आपके क्या करेंगे, इसमें अपने आप 2 टुकड़े बन जाएंगे, फिर दूसरा कट आपको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 10 कमीज के टुकड़े काटने के लिए उसको 9 कट लगाने पड़ेंगे। 1 मिनट में वो क्या करता है, 48 कमीज के क्या करता है, काटता है। ठीक है, 1 मिनट में। तो उसने कहा कि 24 मिनट में वो कितना कपड़ा का रोल काट देगा, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए कि इसका सही आंसर आएगा। तो 24 मिनट में उसने पूछा है, कितने मिनट में, 24 मिनट में वह कुल कितने कपड़े के रोल को काट सकता है, ये आपको बताना है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहां पर जो 48 लिखा है इसको 45 कर लीजिए, नहीं प्रश्न गलत हो जाएगा, इसको 45 करेंगे। ठीक है, 48 नहीं है। तो 45 कमीज के टुकड़े काटने के लिए आपको ध्यान देना है। 45 कमीज के टुकड़े काटने के लिए तो आपको उसको 9 कट टोटल लगाने, कितने, 9 कट टोटल लगाने। तो 45 कमीज के टुकड़े काटने के लिए 24 मिनट में और कितने कट लगाने, 9। तो 9 पना कितना हो जाएगा, 45। तो यहां पर बचेगा 5, 5 गुणे 24, और 24 पन से कितना होता है, 120। तो कह रहा है कितने कपड़े के रोल काट सकता है, तो 120। तो छठवें का जो आंसर होगा वो पहला वाला 120 के रूप में सही हो जाएगा। कितने के रूप में, 120 के रूप में। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया यहां पर, ये क्वेश्चन नंबर 7 करा के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ना है। बहुत ही डिफरेंट अलग प्रकार का क्वेश्चन है। कह रहा है कि A, B, C, D और E सभी के पास 9 गोलियां हैं, मतलब कंचे जिनको बोलते हैं। B 2 गोलियां D को देता है, जो 1 गोली E को देता है। C 5 गोलियां E को देता है, जो 2 गोली A को देता है। C 2 गोलियां B को देता है, जो 3 गोलियां E को देता है। D 3 गोलियां A को देता है, जो 2 गोलियां B को देता है। तो A के पास कितनी गोलियां हैं, ये आपको बताना है। तो बहुत ही अलग और डिफरेंट प्रकार का क्वेश्चन है। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। पहले शुरू में उसने कहा कि A, B, C, D और E सभी के पास 9 गोलियां हैं। सभी के पास कितनी गोलियां हैं, 9 गोलियां हैं। तो मान लो ये कंडीशन नंबर फर्स्ट उसने क्या कहा, कंडीशन नंबर फर्स्ट में B 2 गोलियां D को देता है। B जो है 2 गोलियां D को देता है। तो मान लो अगर B है तो B अगर 2 गोलियां D को देगा तो 9 - 2 बराबर B के पास कितनी गोलियां बचेंगी, 7। और D की अगर बात करें तो D को 2 गोली दे देगा, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। तो D के पास कितनी गोलियां हो गई, 11। अब प्रश्न आगे क्या बोला है कि जो 1 गोली E को देता है, जो मतलब कौन, D। तो D क्या करता है,
एक गोली किसको दे देता है, डी क्या करता है कि एक गोली किसको दे देता है। तो मतलब यहां पर यह हुआ कि 11 में डी का एक गोली कम होगा तो डी के पास कितना बचेगा 10, और एक गोली किसको देता है ई को, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो ई के पास कितनी गोली हो जाएंगी 10, मतलब डी के पास भी 10 हो जाएगा और ई के पास भी 10 हो जाएगा। तो शर्त नंबर फर्स्ट हो गई। अब शर्त नंबर सेकंड में चलते हैं, शर्त नंबर सेकंड में चलते हैं। अब आगे क्या बोला, सी 5 गोलियां ई को देता है, तो सी क्या करता है 5 गोलियां ई को देता है। अब यहां पर जब सी 5 गोलियां ई को देगा तो सी के पास कितनी गोली थी 9, और 9 में से अगर 5 को दे देगा तो सी के पास कितनी बचेंगी 4, और ई को कितना दे देता है, सी 5 गोलियां ई को दे देता है, ई के पास टोटल गोली कितनी है 10, ई के पास गोली कितनी है 10, अगर वो 5 गोली से ले लेगा तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, तो ई के पास 15 गोली है। बोला कि सी 5 गोलियां ई को देता है जो 2 गोली ए को देता है। अब ये क्या करता है कि ई जो है 2 गोली दे देता है ए को, तो यहां पर ई के पास अभी गोली कितना है 15, तो 15 में से हम 2 कम कर देंगे कितना बचेगा 13, और ये कितनी गोली ए को दे देता है, उसने क्या बोला है कि जो 2 गोली ए को देता है, तो ए के पास यहां पर कितनी गोली थी 9, अब ए की तो कोई जिक्र हुआ नहीं, तो ए के पास कितनी गोली है 9, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, तो ए के पास जो गोलियों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पहली शर्त, दूसरी शर्त, अब यहां पर आते हैं तीसरी शर्त में। तीसरी शर्त में, अब तीसरी शर्त में जहां से ध्यान से देखा जाएगा, सी 2 गोलियां बी को देता है। अब आगे प्रश्न ने कहा कि सी 2 गोलियां बी को देता है, सी के पास कितनी गोली है 4, तो मान लो सी 2 गोलियां बी को देता है तो 4 में 2 कम करेगा 2 बचेगा। यहां पर सी 2 गोलियां बी को देता है तो बी के पास कितना हो जाएगा, अब यहां ध्यान से देखो बी कहां है, यहां पर बी के पास कितनी थी 7, अगर 2 गोलियां उससे ले लेता है तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। सी 2 गोलियां बी को देता है जो 3 गोलियां ई को देता है, तो ये ई क्या करता है, बी क्या करता है 3 गोली देता है, तो 9 में 3 घटाएंगे 6, तो बी के पास 6 बचेगा, तो ई के पास कितना होगा, उसने क्या कहा सी 2 गोलियां बी को देता है जो 3 गोलियां ई को देता है, तो ई के पास 13 गोली थी, तो 13 में अगर 3 और पा जाएगा तो कितनी हो जाएंगी 16, तो ई के पास 16 गोली हो जाएंगी। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कंडीशन यहां पर हम लोगों ने बना लिया। आगे बढ़ते हैं, डी 3 गोलियां ए को देता है, अब हमको बनानी पड़ेगी कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4, यहां पर स्पेस नहीं है, कंडीशन नंबर 4। तो कंडीशन नंबर अगर 4 में चलेंगे तो कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि डी 3 गोलियां ए को देता है, तो डी कहां पर है, लास्ट में कहां पर आया था, डी यहीं पर आया था। डी क्या करता है, डी 3 गोलियां ए को देता है, तो डी के पास थी 10, तो 10 में अगर 3 कम कर देंगे तो डी के पास 7 बचेगा, तो डी है यहां पर, ठीक है। और किसको देता है ए को, तो डी 3 गोलियां ए को देता है, ए के पास कितनी गोली है, ए यहां पर आया था लास्ट में, ये ए के पास 11 गोली है, तो यहां पर 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, कितनी गोली हो जाएंगी 14, ठीक है। जो 2 गोलियां बी को दे देता है, तो ए क्या करता है 2 गोलियां बी को दे देता है, तो 14 में हम 2 कम कर देंगे तो ए के पास कितना बचेगा 12, और बी के पास कितना हो जाएगा, तो 2 गोलियां जब बी को देता है तो बी के पास कितनी है 6 गोली, तो 6 में अगर 2 और दे देगा तो बी के पास फाइनली कितनी 8 गोली। तो पूछा है कि ए के पास कितनी गोलियां हैं, तो ए के पास गोलियों की संख्या कितनी होगी, ऑप्शन नंबर 4 12, और यहां पर जिन बच्चों ने 7वें का चौथा वाला 12 आंसर दिया होगा उन सब बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही होगा। अब देखो प्रश्न बहुत ही लेंदी था, इसका कोई शॉर्टकट तरीका हम नहीं लगा सकते, आपको जो है एक एक करके प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। तो 7वें का जो आंसर होगा 4, ए के पास जो गोलियों की संख्या फाइनली बचेगी वो 12 बचेगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न समीकरण का अवलोकन कीजिए और बताइए कि किस समीकरण का सही उत्तर 22 होगा। बताइए, इनको सॉल्व करना है और बताना है कि किस समीकरण का सही उत्तर 22 होगा। बताओ भाई, किस समीकरण का सही उत्तर 22 होगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। 3 और 15, 15 ये तो होगा नहीं, एक में तो होगा नहीं क्योंकि डिवाइड नहीं सही से हो रहा। 13 और 15 इसमें भी नहीं होगा। 8 दूनाई 16, 12 दूनाई 24, 24, 7, 7 में 5 जाएगा 2। सी वाले भाई तीसरे वाले में होगा, इसको सॉल्व कर लो, तीसरे वाले को सॉल्व करो। तो जब तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखें तो 8 दूनाई 16 और 12 दूना कितना हो गया 24, यहां 24 बचेगा और प्लस कितना है 13 और माइनस कितना है 15। तो 4 3 7, 2 और 1 3 37, 37 माइनस 15, 7 में 5 गया 2 और 3 में 1 गया 2, 22 आने चाहिए था। उसने कहा था कि निम्न समीकरण का अवलोकन कीजिए और बताइए कि किस समीकरण का सही उत्तर 22 होगा। तो 22 होगा ऑप्शन नंबर तीसरे का। तो 8वें का अगर आपने तीसरा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 8वें का तीसरा वाला।
8 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। जल्दी से बताओ भाई। प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अभिप्राय भाग है, माइनस का अर्थ जोड़ना है और डिवाइड से अभिप्राय घटाने का है, तो निम्नलिखित समीकरण से क्या उत्तर आएगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो चलो इनको चेंज कर लो और चेंज करने के बाद आपको आसानी से चीजें मिल जाएंगी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइए चेंज करके किसका सही आंसर क्या होगा। उसने कहा कि 20 है यहां पर और डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड से अभिप्राय घटाने का है। तो 20 माइनस कितना हो गया 8, और गुणा, गुणे का अभिप्राय भाग देना, तो डिवाइड कितना हो जाएगा 4, प्लस का अभिप्राय गुणा है तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 3, और माइनस का अर्थ जोड़ना है तो प्लस कितना हो जाएगा 2, तो 4 दूना 8, 2 त्याई 6, 20 में 6 घटा दे, 20 में 6 घटा देंगे 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, तो 16 निकल कर आएगा। ये ऑप्शन नंबर तीसरा, तो 9 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला 16। ठीक है, तो पहले हमको इनको समीकरण को चेंज करना था, जिसका जो मतलब था कैलकुलेशन करना था, छोटा सा क्वेश्चन था, 14 2 16, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। 9 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला हिट करेगा। 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। करा कि नीचे दिए गए प्रश्न में प्लस माइनस गुणा डिवाइड का सही स्थान का उपयोग करें। बताओ भैया, प्लस माइनस गुणा डिवाइड के सही स्थान का आपको उपयोग करना है। तो यहां पर तो नीचे दिए गए प्रश्न में प्लस माइनस गुणा डिवाइड का सही स्थान का उपयोग करके बताना है। तो दोस्तों इसमें देखा जाए कौन से मतलब कौन से साइन को चेंज किया जाए कि कहां पर क्या आ जाए, आपको चेक करके बताना है। तो चेक करिएगा और बताइएगा किसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर इसको लेते हैं यहां पर तो शायद आपका जो है बात बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डिवाइड रखेंगे तो 36 से डिवाइड कितना हो जाएगा 3, और यहां पर क्या रखेंगे प्लस, प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 16, तो 3 एक 3, 3 दूना 6 12, और प्लस 4 बराबर कितना हो गया 16, 12 4 16, 16 बराबर 16, समीकरण हो गया बराबर। तो 10वें का जो आंसर होगा वो चौथे वाले में चला जाएगा। 10वें का किस में जाएगा, चौथे वाले में चला जाएगा। तो इन साइन को सही उपयोग कर लेंगे, यहाँ पर डिवाइड रख लेंगे और यहाँ पर प्लस रख लेंगे, बात बन जाएगी। ठीक है, आइए 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में चलने से पहले यहाँ देख सकते हैं आप लोग यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है, कंप्लीट कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है स्टडी 91 के द्वारा। और जो बच्चे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर चाहें तो इस बैच के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं और ज्यादा चार्ज भी नहीं है, मात्र 999 रुपए में आपको बैच प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में आइएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि यदि a को प्लस b को माइनस c को गुणा कहा जाए, तो यहां पर ये साइंस है, इनको चेंज करिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, 46 आएगा, 60 आएगा, 50 आएगा या फिर 56 आएगा। तो प्रश्न को पढ़ते ही तुरंत आपकी कलम चलने लगना चाहिए। अगर आप सोचोगे विचारोगे तब तक मैं आंसर बता दूंगा, और मेरे बताने के बाद अगर आप आंसर देते हो तो फिर आपके आंसर का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, मैं आपको बता दूं। तो यहां पर 10 है, c को क्या कहा जाता है गुणा, तो गुणे कितना होगा 4, और इसके बाद a आ गया, a का मतलब है प्लस ब्रैकेट बंद, इसके बाद 4 आ गया, c को मतलब है गुणा तो गुणे हो जाएगा 4, इसके बाद b आ गया, b को लिखते हैं माइनस, माइनस कितना हो गया 6, तो 10 चौको कितना हो गया 40, प्लस 4 चौको 16 और माइनस 6, 16 में 6 घटा दो तो 40 और प्लस 10, और 40 और 10 कितना होता है 50, और 50 का कहा जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 11 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने 11 का तीसरा वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो 11 के बाद आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, गुणे का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा, और मान किसका बताना है, यह तो हमको यहां पर बताया ही नहीं गया। सोलह प्लस 8 गुणे 6 माइनस 2 और डिवाइड 12,
डिवाइड कितना होगा 12, डिवाइड का तो साइन ही नहीं है, +12, +12 ये आपका है, ये निश्चित था यहां पर। तो यदि प्लस का अर्थ माइनस, गुणे का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ गुणा है तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो प्लस का अर्थ माइनस है तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 8, और गुणे का अर्थ प्लस है तो प्लस कितना हो जाएगा 6, माइनस का अर्थ गुणा है तो गुणे कितना हो जाएगा 2, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ माइनस है तो माइनस कितना हो गया 12। ठीक है, ये आपको करना है। तो 6 दूना 12, तो यहां पर हो जाएगा 16। अगर 16 में हम 8 घटाते हैं तो 8 बचेगा यहाँ पर, 8 और प्लस 6 दूना 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो 8 ही तो आंसर आएगा फिर, और कुछ करना ही नहीं, 8 ही आंसर आ जाएगा सेकेंड वाला। 12 का जो आंसर होगा सेकेंड वाला 8 आंसर आएगा भाई, क्योंकि वो कैंसिल हो गया। 6 दूना 12 माइनस 12 और 16 में 6 8 घटा दिया 8, 8 ही आंसर के रूप में बचेगा। 12 का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाला हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसकी कुछ डिटेल और यहां पर इंफॉर्मेशन थी। यहां प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास मतलब इतिहास के तीनों पार्ट हैं। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों पार्ट हैं। सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्यव्यवस्था के भी तीनों पार्ट यहां पर आप लोगों को अवेलेबल कराए गए हैं। तो दोस्तों आज की जो श्रृंखला थी यहीं पर हमारी समाप्त होती है, और उम्मीद करता हूं कि आज आपको जो है बहुत ही मजा आया होगा, क्योंकि बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन शुरुआत में अर्थमेटिकल रीजनिंग, जिसको अंक गणितीय तर्क शक्ति बोलते हैं, उसके क्वेश्चन थे, और आगे कुछ क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन के थे। मतलब दोनों मिक्स रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा, और अगली क्लास जो आएगी वो भी इसी से रिलेटेड होगी। तो अगली क्लास आप लोग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर भी हम लोग जो है ऐसे ही क्वेश्चनों की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।